हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन किस प्रकार से करना है। तो इस वीडियो को देख करके आप जान पाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से दाखिल खारिज का जो है ऑनलाइन करना है। भूमि दाखिल खारिज का मतलब होता है कि यदि आपने कोई जमीन लिया है जो किसी दूसरे के नाम से है, वो किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त है खरीद करके, या आपको दान में मिला है, या आपको गिफ्ट में मिला है, इस तरह से किसी भी माध्यम से यदि आपको वह जमीन प्राप्त है तो वो आपको अपने नाम से करवाना होता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं दाखिल खारिज। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके इस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियली पेज पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियली वेबसाइट यहाँ पर है। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट जो है लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। यदि आपने पहले से अकाउंट बना लिया है तो आप उस मोबाइल नंबर से और यहाँ पर जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को डाल करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। यदि आपने इस वेबसाइट पर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। आपको उस ओटीपी को डालना पड़ेगा। ओटीपी का जो आईडी है यहाँ पर दिया गया हुआ है 1394, उसी से जो है ओटीपी आपका शुरुआत रहेगा। ओटीपी इनपुट करने के बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखेंगे कि ये डैशबोर्ड जो है लॉगिन का खुल चुका हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि मेरा नाम आ रहा है और इसमें कुछ सर्विसेज जो दिया हुआ है उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज करने के लिए यहाँ पर कुछ नोट में लिखा गया हुआ है कि दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी कि दाखिल खारिज का आवेदन जो है बिल्कुल फ्री है। तो आपको दाखिल खारिज करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो दिख जाएगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो यहाँ पर आपको अब क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिला या अंचल चुने। इधर दाखिल खारिज नया आवेदन करें, ड्राफ्ट देखें। यदि आपने पहले से कोई आवेदन फिलअप कर रखा है जो आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। आपको यहाँ पर यदि नया दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर जिला चयन करना होगा। यहाँ पर उस जिला का चयन करना है जिस जिला में आपने वह जमीन ले रखा है और वह किस प्रखंड में आता है उसको आप चयन करेंगे। इतना चयन करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नया दाखिल खारिज आवेदन करें। अब जो है दाखिल खारिज करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 स्टेप जो है आपको पूरा करना है इस दाखिल खारिज को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इस दाखिल खारिज से फॉर्म को बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको भरना पड़ेगा। यदि किसी प्रकार की इसमें त्रुटि होता है तो फिर बाद में आपको वो सीओ के द्वारा रिवर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार चयन करें। मतलब क्या, इस जमीन का जो दाखिल खारिज कराना चाहते वो कौन आवेदक है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदक स्वयं क्रेता है, अर्थात जिसके नाम से जमीन खरीदा गया है वह खुद आवेदन कर रहा है। तो आपको यहाँ पर आवेदक स्वयं क्रेता है इस पर चयन करना होगा। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, मतलब कि आवेदक कोई वेंडर है या कोई सर्विस में है जो दाखिल खारिज कराने का पूरा जिम्मेदारी रखता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आवेदक कोई सेवा प्रदाता है इस वाले ऑप्शन को चयन करना होगा। जैसे ये चयन करेंगे तो आपको उसका नाम और पिता का नाम ये सब लिखना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तृतीय पक्ष में क्या होता है कि यदि जमीन खरीदने वाला व्यक्ति जो है उसका कोई संबंधी, जैसे पिता हो गया, भाई हो गया, माँ हो गया, अगर वो दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आप इस तीसरे वाले बॉक्स को चयन करेंगे। यहाँ पर क्रेता के साथ इस आवेदक का क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा संबंध जो है दिया गया हुआ है। इतने सारे व्यक्ति जो है क्रेता के साथ जो संबंध रखता है तो यहाँ पर वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आवेदक स्वयं क्रेता है इस वाले को ऑप्शन को चूज करता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा आपको ऑप्शन चयन करना है। यहाँ पर जो जमीन स्वयं खरीदा है वह उसी के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को चयन किया हूँ। अब यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो यूज़र आईडी बनाया था उसी का नाम यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इसको आपको इरेज करके और आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना होगा। आवेदक का नाम अच्छे से आप दस्तावेज पर से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के पिता हो या पति हो उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो भी आवेदक के साथ, मतलब पिता पति जो भी है, यहाँ पर आपको उस रिलेशन को कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करना होगा, यानी कि आप जो ज़मीन का दाखिल खारिज करने जा रहे हैं वो ज़मीन
क्रेता को किस प्रकार से प्राप्त है। सेल परचेस मतलब खरीद बिक्री करके, या अदलैन बदलैन करके मतलब एक ज़मीन दे करके दूसरा ज़मीन ले लिया गया उस प्रकार से, या किसी के द्वारा गिफ्ट में दिया गया हुआ है, या सक्सेशन मतलब हिस्सेदार है, या पार्टीशन मतलब बंटवारा किया गया है। मतलब काफ़ी सारा इसमें ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। यदि आपको होम स्ट्रीट पर्चा है तो आप पर्चा पर क्लिक करके आप दाखिल खारिज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास जो दस्तावेज है सेल एंड परचेस मतलब खरीद बिक्री का है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को चयन करता हूँ। चयन करने के बाद यहाँ पर आवेदक का ईमेल आईडी डालना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आता है। जिस ईमेल आईडी से आपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड किया है, मैं जब इस अकाउंट को रजिस्टर्ड किया था तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, वो ईमेल आईडी यहाँ पर दिखा रहा था। एक बात और कि यहाँ पर आप जो है अपना अकाउंट बना करके आप उस अकाउंट से किसी का भी दाखिल खारिज का आवेदन आप कर सकते हैं। किसी भी जिला का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। एक अकाउंट के द्वारा आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के माध्यम से आप किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको अप्लीकेंट का ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको अप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आवेदक अभी जहाँ रह रहा है उसका वर्तमान पता लिखना है। तो यहाँ पर आपको गांव का नाम लिखना है। उसके अगले वाले बॉक्स में कुछ इस तरह से विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से फुल एड्रेस को लिखना पड़ेगा। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आपको अपना ज़िला लिखना है। यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है बिहार। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है इस पिन कोड को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगले वाले सेक्शन में जो है आवेदक का परमानेंट एड्रेस डालना होगा, यानी कि आवेदक का अस्थाई पता जहाँ का है, यानी कि उनके माता पिता का निवास स्थान जहाँ पर है वो डालना पड़ेगा। अगर दोनों पता सेम है, इस स्थिति में आपको सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करना होगा, जिससे क्या होगा कि इसमें जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है वो सारे के सारे डिटेल्स इसमें फिलअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से सभी फिलअप हो जाने के बाद आप इस डिटेल्स को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे इस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये जो डिटेल्स फिलअप किया है वो सेव हो जाएगा और अगले वाले प्लॉट डिटेल्स वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने दस्तावेज में देखेंगे कि आपका प्लॉट जहाँ भी है उसका लोकेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो आपने पहले से ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और अंचल पहले शुरू में ही डाल दिया है। तो यहाँ पर ये चेंजेबल नहीं होगा। अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको शुरू में ही यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जब आवेदन करने के लिए हमने वहाँ पर गया था। यहाँ पर हल्का में लिखा हुआ है कि वह ज़मीन जो है इस अंचल के, इस सर्कल के मतलब इस अंचल के किस हल्का में आता है। हल्का एक प्रकार का क्षेत्र रखा जाता है जिसके अंतर्गत कई एक सारे मौजा होता है और उस मौजा के अंतर्गत कोई ज़मीन होता है। तो यहाँ पर उस हल्का का चयन करना होगा जिसके अंतर्गत आप जो ज़मीन का दाखिल खारिज करने जा रहे हैं वो ज़मीन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर उस हल्का का चयन कर लेता हूँ। उसके बाद उस हल्का में कौन सा मौजा पड़ता है उस मौजा को आपको यहाँ पर चयन करना होगा। तो इस हल्का में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मौजा है। यहाँ पर धनकौल हल्का है, इस धनकौल हल्का में दो मौजा है, धनकौल और हरपुर। तो ये जो ज़मीन है धनकौल मौजा में है, तो मैं यहाँ पर धनकौल मौजा पर क्लिक कर लेता हूँ और उस मौजा का एक थाना नंबर भी होता है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस धनकौल मौजा का जो थाना नंबर 144 है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने दस्तावेज में इसका विवरण पूरा तरह से देख सकते हैं। सेकेंड या थर्ड पेज में आपको देखने को अक्सर मिल जाएगा कि वह ज़मीन जो है किस मौजा में, किस हल्का में और थाना नंबर किस में पड़ता है, वो आपको दस्तावेज से जानकारी मिल जाएगा। हल्का और मौजा चयन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसमें जो है प्लॉट का डिटेल्स आपको ऐड करना होगा। तो कह रहा है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, मतलब क्या कि जो ज़मीन बेचा है उसके नाम से अपना ज़मीन है या नहीं। यदि है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो नो पर क्लिक करना होगा। नो पर इस स्थिति में क्लिक करेंगे कि यदि अगर कोई ज़मीन बेचा है उसके अपने नाम से न ज़मीन होकर के बल्कि उसके पिता के नाम से, माँ के नाम से या पूर्वज के नाम से होगा, तो आपको उस स्थिति में नो करना होता है। और नो करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि क्या प्रश्नगत भूमि एक से अधिक हिस्सेदार है, मतलब जिसने ज़मीन बेचा है उसके एक दो भाई होगा तो उसका हिस्सेदार तो होना ही होना है। इसलिए आपको से पूछा जा रहा है क्या एक से अधिक उसमें हिस्सेदार है। यदि हिस्सेदार है तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है क्या भूमि संयुक्त खाते की है। तो अगर एक ही खाता में सभी का हिस्सा रहेगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा।
यस करने के बाद आपको यहाँ पर उस हिस्सेदार का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप नो पर क्लिक करते हैं, क्या प्रश्नगत भूमि एक से अधिक हिस्सेदार है? यदि आप नो पर क्लिक करते हैं यानी कि उसके पूर्वज का जो ज़मीन है केवल उसी के हिस्सा में जिसने वह बेचा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया है? यानी कि जिसके नाम से ज़मीन है और वह व्यक्ति मर गया है, उसके बाद का जो व्यक्ति है जिसके हिस्सा में वह ज़मीन है उसका सहमति पत्र संलग्न किया है। यदि संलग्न किया है तो यहाँ यदि आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो आपको यह दाखिल खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करके आप इस भाग एंड पृष्ठ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालने के लिए मिल जाएगा। भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालने के लिए आप इस वाले नीचे वाले लिंक से जा करके आप उस जमीन का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकाल सकते हैं। भाग संख्या और पृष्ठ संख्या निकल जाने के बाद आपको इसमें डालना होगा और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैं आपको इस प्रोसेस को करके पूरा बताता हूँ। मैं जिस जमीन का दाखिल खारिज करने जा रहा हूँ उसका जो विक्रेता है स्वयं जमाबंदीदार है, अर्थात जिसने जमीन बेचा है उसी के नाम से जमीन है। तो मैं यहाँ पर यस सिंपली कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालने के लिए आ जाएगा। यदि आपके दस्तावेज पर भाग संख्या और पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है तो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या वहाँ से देख करके इसमें लिख देंगे। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप भाग संख्या पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। इस वाले ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने ज़मीन का भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को देखेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर उस जिला का चयन करेंगे जहाँ पर वह ज़मीन है, अंचल का चयन करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हल्का का चयन करेंगे और मौजा का चयन करेंगे। सारा जानकारी ये दस्तावेज पर आपको मिल जाएगा और उस ज़मीन का विवरण आप किस माध्यम से खोजना चाहते हैं वो कोई एक ऑप्शन को चूज करके आप उस ज़मीन का विवरण खोज सकते हैं। यदि ज़मीन का जमाबंदी उपलब्ध है तो आपको ज़मीन के रसीद पर या आपको जो दस्तावेज आपने लिया है उस दस्तावेज पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यदि जमाबंदी नहीं मालूम है तो आप प्लॉट संख्या मतलब क्या खेसरा संख्या से खोज सकते हैं। प्लॉट संख्या को हम खेसरा संख्या भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पर प्लॉट नंबर से आपको खोज करके बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर एक खेसरा संख्या डाला हूँ और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल करके सर्च पर क्लिक करना है। यदि इस नंबर से कोई खेसरा इस मौजा में है तो उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिटेल्स जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वह जमाबंदी विवरण मिल जाएगा जो कि यहाँ पर है। इसमें काफ़ी सारा ज़मीन है और जो कि काफ़ी सारा बिका गया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया हुआ है। भाग संख्या पृष्ठ संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वर्तमान भाग जो है लिखा हुआ है 7 है और पृष्ठ संख्या जो है 2775 है। तो इसी दोनों नंबर को जो है आपको इसमें डालना होगा। जैसे ही वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, यदि इस वाले ऑप्शन से चेक नहीं करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और आपने जो जमाबंदी देखा था उसका ये वाला नंबर आपको उसमें इनपुट करना होगा। इनपुट करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर भाग पृष्ठ संख्या से चेक कर लेता हूँ, इसलिए यहाँ पर भाग संख्या पृष्ठ संख्या डाल करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही उस जमाबंदी का सारे ज़मीन का विवरण जो है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिया गया हुआ है और सभी ज़मीन का खाता दिया हुआ है अपना अपना और सभी प्लॉट नंबर दिया हुआ है जो खेसरा नंबर से जाना जाएगा और किस खेसरा नंबर में कितना ज़मीन बचा हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस ज़मीन के विवरण में से आपने जिस ज़मीन में से खरीदारी की है उस ज़मीन के सामने आपको टिक करना होगा और उसका विवरण यहाँ पर आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया हूँ और क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यह ऑप्शन जो हाईलाइट हो चुका है। जो भी विवरण पूछा जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उस विवरण को डाल देना होगा। यदि आपने दूसरे ज़मीन में भी से भी खरीदारी की है तो आप उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर जा करके वो वाला ऑप्शन भी जो है आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रेता एक ही ज़मीन से खरीदारी किया है इसलिए मैं यहाँ पर एक ही ज़मीन का मैं विवरण डालने वाला हूँ। टिक करने के बाद आपने जितना ज़मीन लिया है और ज़मीन का चौहद्दी जो है इसमें आपको डालना होगा। ज़मीन का विवरण जो है इसमें आपको एकड़ में डालना है और आपको यहाँ पर डिसमिल में डालना है। कहने का मतलब है यदि आपने ज़मीन की खरीदारी 215 डिसमिल किया है तो 215 में 200 हो जाएगा 2 एकड़ और 15 डिसमिल यहाँ पर आप डालेंगे। तो ये हो गया 200 और ये हो गया 15। तो इस तरह से आपको ज़मीन का विवरण डालना होगा। चूँकि यहाँ पर क्रेता ने सिर्फ 21.5 डिसमिल का ज़मीन की खरीदारी किया है तो यहाँ पर 21.5 डिसमिल जो हो गया 0 एकड़ और
21.5 जो है यहाँ पर डिसमिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एकड़ उसी स्थिति में डालेंगे यदि आपका ज़मीन जो है 100 डिसमिल से अधिक होगा। अन्यथा आप यहाँ पर जीरो करके आपके पास जो जितना डिसमिल है उस डिसमिल को आप यहाँ पर आप डाल देंगे। आपको दस्तावेज पर देखने को साफ साफ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चौहद्दी लिखना है उस ज़मीन का कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। जो दस्तावेज पर आपको जहाँ पर ज़मीन का विवरण होगा वहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर खरीदे गए ज़मीन का विवरण डाल दिया है। यहाँ पर 21.5 डिसमिल ज़मीन जो पहले से था और इस ज़मीन को पूरा खरीद लिया गया है। यदि यहाँ पर 21.5 डिसमिल है, यदि इससे ज़्यादा ज़मीन इसमें हम डालते हैं तो उस स्थिति में भी जो है पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जो रकबा है उसके अंदर ही होना चाहिए हमारा रकबा, जो कि जिसका दाखिल खारिज किया जाना रहेगा। अगर इससे ज़्यादा रकबा डालेंगे तो पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आवेदक के द्वारा जो है पूरा ज़मीन खरीद लिया गया हुआ है इस खेसरा से, तो यहाँ पर मैंने पूरा ज़मीन को डाला है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, कि इस जमाबंदी में जो आपने विवरण भरा है इसी जमाबंदी से आपका ज़मीन को दाखिल खारिज करना है। तो यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक अलर्ट मिलेगा, लिखा रहेगा कि आपने जो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है वो सक्सेसफुली सेव हो गया हुआ है। अब आप इस विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि मैंने जो ज़मीन का विवरण डाला है वो एक रो में इस तरह से आ गया है। एक बार आप इसे खाता नंबर, खेसरा नंबर और जो ज़मीन का रकबा है एकड़ में और डिसमिल में दोनों को मिलान कर लेंगे और चौहद्दी भी अच्छे से चारों मिला लेंगे। सब कुछ सही होने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर इसमें कोई ज़मीन छूट गया है तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एडिट वाले ऑप्शन का प्रयोग करके उसमें कुछ और ज़मीन आप जोड़ सकते हैं। अगर आप दूसरे जमाबंदी में से आपने कोई ज़मीन खरीदा है तो यहाँ पर आप देखें क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स, यहाँ पर करेंगे तो आपको वहाँ पर कोई दूसरा जमाबंदी में से आपको ज़मीन चूज करने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं घोषणा पत्र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब जो है आपको बायर डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाएंगे कि बायर डिटेल्स का ऑप्शन का मतलब होता है क्रेता का विवरण, जिसने ज़मीन खरीदा है उसका विवरण। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने आवेदक में डाला है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ आ जाएगा। यदि आप नाम में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सुधार कर लेंगे। यहाँ पर क्रेता का नाम रहेगा, यहाँ पर क्रेता के गार्जियन का नाम और उस गार्जियन से क्रेता का क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको चयन करना होगा, जो काफ़ी सारा ऑप्शन है तो अपने हिसाब से उसे देख लेंगे। और यहाँ पर आपको जो है क्रेता किस जाति से संबंध रखता है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जाति का ऑप्शन है जो कि आपको इसमें से चयन करना होगा। जाति चयन करने के बाद जेंडर चयन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिखना होगा क्रेता का, यहाँ पर वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जिस पर OTP गिरेगा और यहाँ पर क्रेता का जो है फुल एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से पूरा एड्रेस लिखा जाने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना होगा क्रेता का। आधार नंबर लिखा जाने के बाद आपके दस्तावेज में अगर खरीदने वाला एक से अधिक है तो आपको यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करना होगा। ऐड रो पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक फिर से सेकेंड नंबर में ऐसा रो बन कर के आ जाएगा और दूसरा खरीदार का जो है यहाँ पर इस तरह से नाम, गार्जियन का नाम, संबंध और जाति, ये सब आपको फिर से लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको सेलर डिटेल्स मतलब जिसने ज़मीन बेचा है उसका यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना होगा। ज़मीन बेचा है उसका नाम, उसके गार्जियन का नाम, गार्जियन के साथ क्या संबंध है वो, उसका जाति क्या है, उसके बाद उसका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर बेचने वालों की संख्या एक से अधिक है तो आप ऐड न्यू रो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दस्तावेज़ आपको मिला है, जो भी जिस भी प्रकार का दस्तावेज़ है उसका विवरण यहाँ पर आपको डालना है और उसका जो है स्कैन कॉपी जिस पर सभी पर सिग्नेचर होना चाहिए आवेदक का, वो यहाँ पर अपलोड करना है 1 MB से कम के साइज़ में। यहाँ पर दर केवल है और यहाँ पर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो दाखिल खारिज से संबंधित है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर डीड नंबर डाल देना होगा जो आपके दस्तावेज के सबसे पहले वाले पन्ने पर दाहिना में ऊपर में देखने को मिल जाएगा। या आप फर्स्ट वाले पन्ने के बीच में भी आपको डीड नंबर देखने को मिल जाएगा।
तो उस डीड नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना होगा। डीड नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डेट लिखना होगा। यह डेट जो है आपको दस्तावेज पर मिल जाएगा। वह दस्तावेज आपको कब जारी करके दिया गया था वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है। दस्तावेज पर यह साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। डेट डालने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है डीड की तिथि 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। यदि आपका दस्तावेज 3 महीना पहले ही बना दिया गया हुआ था और अभी तक आपने उसका दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको कारण बताना होगा कि आप उस 3 महीना में आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। यदि 3 महीना से अंदर क्या है तो आपको नॉर्मली इस बॉक्स को छोड़ करके आपको यहाँ पर SRO ऑफिस चूज करना होगा जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस होता है। तो ये रजिस्ट्री ऑफिस को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल करना होगा। वो आपका डीड मतलब दस्तावेज आपको चयन करना होगा। आपने जहाँ भी रख रखा है अपना दस्तावेज को स्कैन करके उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना दस्तावेज जो है स्कैन करके प्रॉपर तरीका से रख लिया है। आपको भी इस तरह से आपको दस्तावेज रखना होगा जो कि PDF फाइल में है और उसका साइज़ देख सकते हैं कि 488 KB है मात्र। तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करके आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यदि दर के वाला का मतलब होता है कि जिस भी व्यक्ति से आपने ज़मीन लिखाया है उसके पास उसके ज़मीन का जो पेपर होगा उस पेपर को यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके संबंध में आप अपने हल्का के कर्मचारी से आप बात कर लेंगे। उसके बाद यदि अन्य दस्तावेज यहाँ पर अगर है आपके पास तो यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इस दोनों सेक्शन को छोड़ करके आपको सिंपली अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। यहाँ पर आपको अब वेरीफाई मोबाइल नंबर करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना होगा और उस OTP को वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने से पहले आप सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, सब सही है तब जा करके आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही OTP जो है आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होगा जो 6 अंक का होगा। तो कुछ इस तरह से आपको OTP डाल लेना है और कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो लिखाएगा OTP वेरीफाइड, आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि स्टेटस जो है OTP वेरिफिकेशन में राइट चेक लग गया हुआ है। अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो एक बार यह फॉर्म जो है प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। आप सभी डिटेल्स जो भरे हैं उन सभी को मिला लेंगे। सभी डिटेल्स चेक हो जाने के बाद इस घोषणा पत्र के चेक बॉक्स पर आपको चेक करना होगा और यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि फिर से एक OTP भेज दिया गया हुआ है। उस OTP को यहाँ पर आप डालेंगे। 6 अंक का OTP फिलअप करने के बाद कन्फर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इतना होते ही यहाँ पर आपको टेम्पररी ड्राफ्ट नंबर 1 मिल जाएगा जो कि आपका आवेदन पहले कर्मचारी लेवल पर वेरीफाई होगा। सब कुछ सही पाए जाने पर ही वह स्वीकृत किया जाएगा। लिखा हुआ भी है आपका आवेदन संख्या जो 25/2026 के साथ प्राप्त किया गया है आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार किया जाएगा। जैसे ही आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा जो आवेदक का मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक फाइनल केस नंबर दे दिया जाएगा और उस केस नंबर से उसका जो है आप केस स्टेटस चेक कर सकते हैं और कुछ दिन के बाद यदि पेपर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फोटो खींच लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि टेम्पररी नंबर जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे। तो इस तरह से जो है 25/26 में आपका दाखिल खारिज का जो है रिसीविंग मिल जाएगा। आप इसे संभाल करके रख लेंगे। इस प्रकार से देखेंगे कि दाखिल खारिज का आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। आवेदन हो जाने के कुछ दिनों बाद यदि आपका पेपर सब कुछ सही होता है तो अंचल के द्वारा इस दाखिल खारिज के लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया जाता है और शुद्धि पत्र के साथ साथ एक आम खास सूचना जारी किया जाता है। आम खास सूचना जो है आपके पास लेकर के आएगा, आपसे साइन कराया जाएगा, वेरीफाई कर लेगा। उसके 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद का जो है आपका रसीद जो है नेट पर चढ़ा दिया जाएगा। आप वहाँ से भू लगान जो है काट सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और इस प्रकार से दाखिल खारिज का जो है पूरा काम फाइनली रूप से हो जाएगा और आपके नाम से वह जमीन आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।